लोकमान्य तिलक को बालक विनायक दामोदर सावरकर के अंदर अप्रतिम प्रतिभा नजर आई, तो उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा से संपर्क किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन है? महर्षि दयानंद के एक ऐसे शिष्य हैं जो वेदों को मानते हैं, महर्षि दयानंद के कट्टर अनुयायी हैं। वो लंदन में, ब्रिटेन में संस्कृत पढ़ाने के लिए जाते हैं। लंदन में उन्होंने एक इंडिया हाउस बनाया हुआ है और उनके पास जो धन संपत्ति है उसको वो क्रांति के कार्यों में खर्च करते हैं। उसके लिए वो क्रांतिकारियों को शिवाजी के नाम पर छात्रवृत्ति देने का, एक स्कॉलरशिप देने का काम करते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो गरीब हैं लेकिन जो भारत से लंदन आकर पढ़ना चाहते हैं और जो जिनका संकल्प हो कि हम पूरी उम्र विदेशी शासकों की, ब्रिटिश साम्राज्य की, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, ऐसे संकल्पवान युवाओं को मैं स्कॉलरशिप दूंगा, उनके लंदन में रहने खाने का पूरा प्रबंध मैं करूंगा और वो जो शिक्षा दीक्षा लेंगे, शिक्षा दीक्षा लेने के बाद उनको भारत की क्रांति के लिए क्रांतिकारी का काम करना है। तो वीर सावरकर आगे पढ़ना चाहते थे, बैरिस्टर बनना चाहते थे। तो लोकमान्य तिलक उनके लिए सिफारिशी एक पत्र लिखते हैं। उस सिफारिशी पत्र पर श्यामजी कृष्ण वर्मा वीर सावरकर को शिवाजी स्कॉलरशिप देते हैं और शिवाजी स्कॉलरशिप के बाद लंदन में जाने की तैयारी करते हैं। जब वो लंदन में जाते हैं तो लंदन में जाकर श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोग से वहां पर जाकर वो लाला हरदयाल से मिलते हैं, मैडम बीकाजी कामा से मिलते हैं और वहां पर जाकर उन्होंने इंडियन सोशलिस्ट सोसाइटी के नाम से एक संगठन बनाया, उसकी नींव रखी और वहां पर जाकर उन्होंने क्रांति का काम करना शुरू किया। 1906 में वीर सावरकर लंदन पहुंचते हैं। लंदन जाने के बाद भी वो लगातार अपने समय का सदुपयोग करते हैं। जिस कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है उस कॉलेज के एडमिशन की कक्षाओं को शुरू होने में अभी कुछ दिन का समय शेष है, तो उस कुछ दिन के समय में भी वो लंदन में जो भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, उनको अपने देश की स्थिति के बारे में बताते हैं और उनके मन में क्रांति का बीज बोने का काम करते हैं। इसी प्रकार उस समय विनायक दामोदर सावरकर लंदन में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट के दो पार्टीशन किए हुए होते हैं। एक पार्टीशन केवल भारतीयों के लिए है, एक पार्टीशन जिसमें केवल गोरे जा सकते हैं, अंग्रेज जा सकते हैं। जब सावरकर खाली स्थान देखकर वहां पर बैठने की कोशिश करते हैं तो वेटर उनको रोक देता है और वो कहता है कि यहां पर डॉग्स और इंडियन अलाउड नहीं है, यहां पर केवल अंग्रेज जा सकते हैं। तो वीर सावरकर तिलमिला जाते हैं और संकल्प लेते हैं कि तो हमें तो गुलामी से बाहर निकलना है। तो वहां पर मदनलाल धिंगड़ा मिलते हैं। मदनलाल धिंगड़ा एक सामान्य नौजवान होते हैं। वो जब वीर सावरकर से मिलते हैं तो वो कहते हैं झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है, हम भारतीयों के लिए तो इंग्लैंड के हर रेस्टोरेंट में ऐसी व्यवस्था है, हमें उनके क्लब में घुसने नहीं दिया जाता। तो वीर सावरकर कहते हैं कि मैं इस व्यवस्था को नहीं मानूंगा, ये हमारे देश का और हमारा अपमान है कि ये भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है। तो वीर सावरकर के साथ उनकी बातचीत होती है तो वीर सावरकर को भी गुलामी की बदनामी और आजादी का महत्व सिखाते हैं, वीर सावरकर को भी जोड़ लेते हैं। लंदन में जब वो रहते हैं तो लंदन में जाते ही वो युगांतर में, तलवार में अनेक लेख लिखते हैं। एक दिन के लिए भी वीर सावरकर खाली नहीं बैठते, लगातार लेख लिखते हैं। वहां पर लाला हरदयाल से मिलते हैं, मैडम बीकाजी से मिलते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिलते हैं। वहां पर लंदन में जो उस समय एक प्रमुख केंद्र है वहां पर वो फ्रांस के क्रांतिकारियों से मिलते हैं, आयरलैंड के क्रांतिकारियों से मिलते हैं, रूस के क्रांतिकारियों से मिलते हैं, लेनिन से वहां पर भेंट करते हैं। जब लंदन में उनको थोड़ा सा समय मिलता है तो लंदन में उनको अंग्रेजी में एक पुस्तक मिलती है जो इटली के क्रांतिकारी मैजिनी के ऊपर होती है। जब मैजिनी की वो जीवनी पढ़ते हैं तो वीर सावरकर के मन में एक आंदोलन उठता है कि ये जो मैजिनी की जीवनी है ये केवल मुझे नहीं पढ़नी, इसको भारत के एक एक युवा को पढ़ाना है। तो वो मैजिनी की जीवनी जो उस समय अंग्रेजी में है उसका मराठी में ट्रांसलेशन कर देते हैं और उस ट्रांसलेशन को भारत भेज देते हैं। भारत में वो मैजिनी की जीवनी मराठी में छपती है और उस मैजिनी की जीवनी को पढ़कर हजारों युवा क्रांतिकारी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लंदन में रहते रहते वीर सावरकर मैजिनी की जीवनी का अनुवाद करते हैं और इधर मैजिनी की जीवनी, गैरीबाल्डी की जीवनी, लाला लाजपत राय भी जब देखते हैं कि भारत के युवाओं को उठाना है तो अच्छे साहित्य की रचना करनी पड़ेगी तो वो भी मैजिनी की और गैरीबाल्डी की जीवनी की रचना हिंदी में करते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण का चरित्र लिखते हैं, छत्रपति शिवाजी का चरित्र लिखते हैं कि हम इन युवाओं का, इन महान आत्माओं का, इन पुण्य आत्माओं का, ये जो हमारे आदर्श हैं, इनका चरित्र जब हम लोगों के सामने रखेंगे तो देश का युवा जागेगा। अब लंदन में इंडिया हाउस में वीर सावरकर रहते हैं। वीर सावरकर जैसे ही भारत से जाते हैं तो वीर सावरकर की खुफिया रिपोर्ट भी भारत से इंग्लैंड में भेज दी जाती है। लंदन में जो स्कॉटलैंड यार्ड की उस समय की जो पुलिस होती थी वो पुलिस इंडिया हाउस में अपना एक जासूस
डिप्लॉय करके रखती है। उस जासूस का काम क्या है? इंडिया हाउस में होने वाली गुप्त बातचीत सुनना, और बातचीत सुनने के साथ साथ जब वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल बाहर जाएं तो उनके कमरों की तलाशी लेना। तो लंदन के जी चप्पे चप्पे के ऊपर वीर सावरकर के ऊपर नजर रखी जा रही है कि ये अद्भुत क्रांतिकारी है, ये यहां पर आया है तो चुप बैठने वाला नहीं है। अब इंडिया हाउस में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया जाता है। फ्री इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य होता है कि लंदन में रहकर विश्व के क्रांतिकारियों को जोड़कर, विश्व में जो भारतीय रहते हैं उनको जोड़कर भारत में क्रांति की जाए। अब ये वो समय है जहां 1857 की क्रांति के बाद दोबारा कोई क्रांति नहीं होती है, तो वीर सावरकर ये निर्णय लेते हैं कि हमें दोबारा से सशस्त्र क्रांति करनी है। और लाला हरदयाल, करतार सिंह सराबा, सरदार सोहन सिंह भकना, आपको सब पता है, आगे जाकर जब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो गदर पार्टी बनाई जाती है, पिस्तौल और बम भारत भेजे जाते हैं, 10,000 क्रांतिकारियों को तैयार किया जाता है और भारत में दोबारा से सैनिकों को खड़ा करके दोबारा से क्रांति करने की योजना बनाई जाती है। तो वीर सावरकर अब 1906 में इंडिया हाउस में लंदन में है और इन सारी चीजों की भूमिका के नींव में वो भूमिका बनाने में लगे हुए हैं। अभी लंदन में वीर सावरकर लगे हुए हैं। इधर इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में जब उनके जो बड़े भाई हैं, जो अभिनव भारत के सदस्य हैं, जो मैजिनी की जीवनी को छापते हैं, जब लंदन में रहते हुए वीर सावरकर देखते हैं कि यदि हमें सशस्त्र क्रांति करनी है तो हमें बम बनाना सीखना है। अब देखिए 1857 का समय क्या है? तलवारों का समय है। हमारे जो क्रांतिकारी लड़ रहे हैं वो तलवारों से लड़ रहे हैं। उनके पास छोटी मोटी तोप है या फिर उनके पास कोई छोटी मोटी बंदूक है जिसमें हर बार बारूद भरा जाता है। अब ये वो समय है जब बम का आविष्कार हो चुका है 1880-90 के आसपास, 1900 के आसपास। तो 1905 में वीर सावरकर चाहते हैं कि भारत में यदि हमें क्रांति करनी है तो हमें बम बनाना सीखना पड़ेगा। इसको आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दुनिया के कुछ देशों के पास अग्नि जैसी, पृथ्वी जैसी मिसाइलें हैं, परमाणु बम है। उस समय जो सिंपल बम है वो परमाणु बम की तरह था। उस समय सिंपल बम बनाना सीखना ऐसा था जैसे आज के युग में मिसाइल की टेक्नोलॉजी को सीखना या परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी को सीखना। तो वीर सावरकर का निश्चय था कि यदि हम भारत के युवाओं के साथ सशस्त्र क्रांति करनी है तो हमें बम बनाना सीखना है। तो वो बापट और एक हेमचंद्र कानूनगो, इन दो अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि आप लोग फ्रांस जाओ और फ्रांस के क्रांतिकारियों से संपर्क करके उनसे बम बनाना सीखो। तो दो क्रांतिकारी फ्रांस में जाते हैं। फ्रांस में जाकर वो बम बनाना सीखते हैं, बम बनाने का मैनुअल लेकर आते हैं। अब उस मैनुअल की जो एक कॉपी है उसको वीर सावरकर भारत भेजते हैं। भारत में जो उनके बड़े भाई हैं गणेश उर्फ बाबा राव सावरकर, वो उस कॉपी की प्रिंटिंग प्रेस में हजारों कॉपियां बनाते हैं। वो हजारों कॉपियां महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के पास, बंगाल के क्रांतिकारियों के पास, पंजाब के क्रांतिकारियों के पास भिजवाते हैं। तो एक जमाने में यह देखा जाए तो वीर सावरकर ने यह जो काम किया 1905, 6, 7 के आसपास, हमारे क्रांतिकारियों के हाथ में पिस्तौल देना और बम देना, यह वीरता का एक बड़ा काम था, एक शौर्यपूर्ण काम था कि देश के युवाओं को हम खड़ा कर दें, वो देश की आजादी के लिए संघर्ष करें और संघर्ष करते हुए अंग्रेजों से टक्कर ले सकें।